लोकसभा के 5वें चरण का चुनाव का प्रचार आज समाप्त हो गया और मुंबई की 6 सीटों पर चुनाव 20 मई को होना है। लेकिन इस चुनाव में मुसलमान किस तरफ हैं, ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। वैसे एक मान कर लोग चल रहे हैं कि एनडीए की तरफ मुसलमान वोट जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो उनके वोट को मांगती भी नहीं और बीजेपी पे वो भरोसा भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर नेशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और मुस्लिम वोटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, और इनका कहना है, इनकी बातों से जो स्पष्ट हो रहा है कि चाहे बीजेपी हो यानी एनडीए हो या फिर एमबीए हो, भरोसे के लायक कोई भी नहीं है। तो फिर आखिर मुसलमान जाएं कहाँ? हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद क्या है ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जी, आपका सर नाम बताइए और कौन सी संस्था है और क्या कहना चाहते हैं, बहुत थोड़े में बात रखिएगा। अब्दुल बारी खान मेरा नाम है। मुस्लिम वोटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का मैं चीफ कन्वीनर हूँ। हमने ये मूवमेंट जो शुरू किया है सिर्फ इसलिए कि भाई आपको अगर मुसलमानों के वोट चाहिए किसी भी पार्टी को, तो मुसलमानों के मुद्दों पे बात करो, मुसलमानों की मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। हमने 4 मुद्दे इनको दिए थे, जिसमें से में पूरा कैंपेन ही हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो उसी पे तो चर्चा हो रही है। अलग क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को आप कम से कम नेतृत्व दो। आप उनसे वोट तो लेते हो, मगर पार्लियामेंट में कम से कम उनकी बात रखने के लिए आप उनको मौका तो दो। जब आप उनको टिकट नहीं दोगे तो मुसलमान अपनी बात कैसे रखेगा वहाँ? तो आप किससे पूछ रहे हैं, बीजेपी से? नहीं, हम सेकुलर जो पार्टियाँ हैं जो मुसलमानों को वोट चाहती है, बीजेपी ने ये कहा ही नहीं है कि हमको मुसलमानों को वोट चाहिए। जो चाहते हैं कि हमको मुसलमानों को वोट मिले, तो मुसलमानों के लिए आपके पास क्या फार्मूला है कि बीजेपी को 400 पार आप रोको और 300 पार आप चले जाओ? आपको मुस्लिम अगर वोट नहीं करता है तो आपके पास और दूसरा रास्ता क्या है जाने का? बहुत बड़ी मेजोरिटी जो है इस बारे में सोच रही है महाराष्ट्र के अंदर कि वो उद्धव ठाकरे साहब को, कांग्रेस जो उनको वोट दें तो क्यों दें? क्योंकि 4 बातें हमने रखी है। एक वर्शिप एक्ट आप मानते हो या नहीं मानते हो, उसके बारे में हमने मामला रखा है। एनआरसी के लिए आपका समर्थन है या विरोध है, वो हमने रखा है। जो 5% मुस्लिम रिजर्वेशन है उसको आप लागू करोगे नहीं करोगे, वो रखा है। और आपके एनडीटीवी के माध्यम से मैं बहुत बड़ा सवाल रखने जा रहा हूँ, जो पूरे महाराष्ट्र की आवाज़ है मुसलमानों की, कि उद्धव साहब आप लिख के दोगे या नहीं दोगे? क्योंकि 3 मरतबा हो चुका है ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि आप जीतने के बाद बीजेपी के साथ युति करोगे या नहीं करोगे, या आपके संसद जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि बहुत जख्म खाए हैं मुसलमानों ने, अब हमारे पास जख्म सहने की ताकत नहीं है। पहले ये बताएं कि कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब मिला? कांग्रेस की तरफ से नाना पाटोले जी ने ये कहा था कि हम इस आपके कन्वेंशन में हमारे उम्मीदवार को भेजेंगे जो अपनी बात रखेगा, मगर अफसोस के साथ कोई भी वहाँ नहीं आया। सेना के अनिल देसाई साहब जो है, सेना भवन में मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारा प्रतिनिधि आएगा, वहाँ से भी कोई प्रतिनिधि अब तक नहीं आया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने बात कही थी, उन्होंने लिखित हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी चारों बातों को मानने के लिए तैयार है, और उनका प्रतिनिधि आया था। शरद पवार जी के नरेंद्र पवार जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था नसीम सिद्दीकी, मगर उन्होंने भी लिखित तौर पे हमें कोई आश्वासन नहीं दिया कि जीतने के बाद हम बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, मगर वंचित बहुजन अघाड़ी ने लिखित दिया है हमें। तो अब क्या करेगा मुसलमान, यानी आप क्या करेंगे? पहले तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई मुंबई एज ए मुंबईकर, एज ए मुसलमान, हम तो ये चाहेंगे कि भाई मुसलमान जो है मुसलमान कैंडिडेट को ही वोट दे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद लुकमान नदवी है। मैं नेशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये जो आप लोगों ने सवाल उठाया, जवाब स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट दोनों से नहीं मिल पाया, तो अब आप लोग क्या करेंगे? हमने उनके चेहरों से नकाब उतार दी है और हमने ये बता दिया यहाँ के मुसलमानों को कि देखिए, ये लोग नकाब पहन कर आए हुए हैं और इस नकाब के पीछे छुपा हुआ एक चेहरा है, उसको आप पहचानिए, जो हमने ओपन कर दिया है। अब आप किसी भरम में ना आएँ, ये आपका वोट लेंगे, वोट लेने के बाद वही करेंगे जो इससे पहले वो करते आए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस ने देखा होगा आपने गुजरात में, इंदौर में कहाँ कहाँ वॉकओवर दिया है, ये वॉकओवर वहाँ दे चुके हैं। यहाँ हो सकता है कल उनकी पार्टी भी एनसीपी की तरह टूट के बीजेपी में चली जाए। सेना जा चुकी है, सेना खुद उद्धव साहब, बाला साहब ठाकुर, वो भी जा सकते हैं। इसलिए इनसे होशियार रहें, अपना वोट इनसे बचाएं, अपने भाइयों को वोट दें। जो मुसलमान कैंडिडेट एमआईएम ने खड़ा किया है, वंचित ने खड़ा किया, उनको अपना वोट दें, इसी में उनकी भलाई है। तो अब तक तो आरोप लगता रहा कि एमआईएम जो है वो वोटों का विभाजन करती है, बीजेपी की बी टीम है। वही काम आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग पे भी आरोप लगेगा कि आप लोग कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से बीजेपी या इंडिया का समर्थन को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग ए टीम है, बी टीम नहीं, गलत कहा किसी ने। हम लोग ए टीम है, हम लोग वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर पाया है। और ये बी टीम वाला फार्मूला बहुत पुराना हो गया है।
ये वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां बी टीम करती हैं, जिनकी अपनी दुकानें बंद हो जाती हैं। MIM हो या वंचित जहां पहुंचती है वो लोगों का नकाब उतार देती है, और नकाब उतारने का हमने भी काम किया, इसलिए हम पे इल्ज़ामात लगेंगे, हम वो झेलने को तैयार हैं। आपका नाम क्या है? आसिफ सरदार, मैं ऑल इंडिया उलमा मशाइख फेडरेशन का तर्जुमान हूँ। काम वही कर रहे हैं, सिर्फ बी टीम को A टीम बना दिया इन्होंने। आप क्या तो कहेंगे? अपने अपने नज़रिए की बात है, बी टीम और A टीम। आज जितने भी बड़े बड़े सेकुलर नेता थे जो अपने आप को नाम नेहाद सेकुलर थे, आज सब के सब बीजेपी में चले गए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी बी टीम में थे। ये तो ये है कि जहाँ कांग्रेस और ये सेकुलर जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं, ये देखती है कि इनकी कश्ती डूब रही है, तो ये फ़ौरन मुस्लिम जो पार्टियाँ होती है, जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती है, जो सही से सेकुलर होती है, उनके ऊपर ये आरोप लगा देती है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो बीजेपी की टीम है, जबकि उनकी टीम के लोग बीजेपी में चले जा रहे हैं। आज कांग्रेस आधे से ज़्यादा खाली हो गई है, वो बीजेपी में चली गई है। आज वो इतने पृथ्वी चौहान जो बड़े दिग्गज नेता है, वो चले गए बीजेपी में। अशोक चौहान। अशोक चौहान वो खुद बीजेपी में चले गए। तो बी टीम कौन हुआ? MIM के कांग्रेस? तो किसको वोट देंगे या क्या अपील करेंगे? मैं तो अपील यही करूंगा कि मुसलमान जो है वो अपने मुस्लिम भाइयों को वोट देवे, ताकि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी कर सके। कैसे होगी नुमाइंदगी? उतने वोटर्स तो है नहीं, तो फिर कैसे जीतेगा? तो वोट तो बेकार हो जाएगा। आज वोटर्स नहीं है, लेकिन अगर हम वोट अपने मुसलमान भाइयों को देंगे तो उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। मुसलमान कितने वोट देते हैं मुस्लिम कैंडिडेट को, तो कल आने वाले इलेक्शन में जो ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टी है, सो कॉल्ड सेकुलर, ये मुस्लिम कैंडिडेट देंगी। तो जब मुस्लिम कैंडिडेट आएंगे तो हमारी नुमाइंदगी जाएंगी। आपका नाम है? अजरा खान। ये बताइए कि आज पूरा राजनीतिक परिदृश्य देखे या फिर हम देश देखे, जी मोदी एंटी मोदी दो धड़ों में बटा हुआ है, जी। आप लोग किस तरफ जाएंगे? देखिए, किस तरफ जाने का सवाल नहीं, हम लोग तो ऐसे बीच में खड़े कि हमारा कोई नाम लेते हुए भी डरता है। खुलकर ना ये मुसलमान कहते हैं ना खुलकर वो मुसलमान। हाँ, दुश्मनी में तो मुसलमान आ जाता है कि मुसलमान है, लेकिन दोस्ती में हम कहीं नहीं। आप भी देखते होगे, शायद सब देख रहे हैं। तो हम किस तरफ जाए, यही तो हम सोच रहे हैं। इसीलिए तो हमारी सोच रखने वाले लोग, जो सोचने वाले हैं हमारी सोच के साथ, ये तमाम चीज़ें हमने उठाकर 4 मुद्दे हमने अपने आवाम के हवाले, उनकी सोच के हवाले कर दिया कि अब आप लोग देखिए सच्चाई ये है, आप क्या करना चाहते हैं। आवाम तो अपनी तरफ से सोचकर अपने स्वार्थ के हिसाब से देखती है कि उसको तो फौरी तौर पे किससे फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग को तो एक स्पष्ट संदेश देना होगा ना। हाँ, नहीं, स्पष्ट संदेश है, क्योंकि हमने किसी शुरू से ये नहीं कहा कि आप किसको वोट दें किसको वोट न दें, ये वो नहीं। आप खुद सोचें कि आपके सामने कौन है। शिवसेना वर्सेस शिवसेना, और शिवसेना का मुसलमानों को तजुर्बा बीजेपी से कम नहीं है। हर आदमी जानता है कि शिवसेना ने आज तक क्या किया। लेकिन आज अगर आज मुसलमानों की प्रिय पार्टी है, सबसे प्रिय पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना। देखिए, अगर उद्धव ठाकरे साहब हमारे हैं, हमारे तो सब हैं, हमने किसी को गैर कब कहा? अरे हम तो सबके लिए तैयार। बीजेपी की दुश्मन हो आपकी मित्र? अगर हाँ, क्यों नहीं है। राज ठाकरे वो जब आए थे, राजनाथ सिंह, इससे पहले इलेक्शन में अटल जी के ज़माने में, तो उन्होंने अशफाकुल्लाह की बात की थी सिर्फ मुझे देखकर। तो बात ऐसी नहीं है, हम ना कहीं कभी बटे थे, आज भी बटे नहीं। बीजेपी में जो है वो भी हमारे, हम ये कब कह रहे हैं कि वो पराए कहीं और से आए हैं। हम सब एक साथ ही रहने वाले लोग, साथ जीना है, एक दूसरे के दुख में। लेकिन ये कि बुरा कह के अपना वक्ती फ़ायदा करते हैं लोग, जिससे कोई फ़ायदा नहीं। मेरी अपनी सोच। क्या नाम आपका? अपना परिचय। मैं हारून अफरोज़ हूँ, नेशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का प्रेसिडेंट हूँ। मैम ने कहा कि हम तो कहीं भी नहीं हैं, न उनके हुए न इनके हुए, तो कहाँ हैं? इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, हम अपने इस प्रिय देश हिंदुस्तान के, भारत के हम नागरिक हैं। हमें एक अच्छा हिंदुस्तानी मुसलमान होने पे फ़ख्र है, गर्व है। और चूँकि हिंदुस्तान हमारा देश जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इकाई, ये कहना चाहिए, हकीकत है। तो आज वो उसका पर्व हम मना रहे हैं। हमारा कहना चाहिए पार्लियामेंट का इलेक्शन है। हमारे यहाँ सत्ता जो बदलती है वो वोट से बदलती है, बुलेट से नहीं। तो हम सबका अधिकार है, हम उसका उपयोग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और लोगों में ये जागरूकता लाने के लिए हम यहाँ आए हैं। क्या नाम आपका? अमानुल्लाह मिसबाही, असातिज़ा काउंसिल से। क्या लगता है आपको कि आपके एक वोट के अधिकार से सत्ता बदलेगी? देखिए, सिर्फ एक वोट से नहीं, लेकिन एक जुड़ता अगर चला जाएगा
तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क किस तरह का आप चाहते हैं? आप नेतृत्व में परिवर्तन चाहते हैं, पार्टियों में परिवर्तन चाहते हमारा हैं जो कि आपकी नुमाइंदगी में परिवर्तन चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमारा जो टारगेट है वो ख़ुद की नुमाइंदगी पैदा करने की है, इसलिए कि हमारे मसले क्या भरे पड़े हैं और हमारे मसलों को हल नहीं किया गया, बल्कि हमारे मसलों में पेचीदगी पैदा कर दी गई, कम्प्लेक्शन पैदा कर दिया गया और हमारे मसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए हम दूसरों की तरफ इंतज़ार करते करते थक गए हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी नुमाइंदगी हमारे समाज से कोई शख्स खड़ा हो और वो हमारे मसले को हल करे, ये हमारी ख्वाहिश है। हिंदी में कहावत है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। इतनी ज़्यादा आपकी तादाद नहीं है वोटों की संख्या कि सीधे सीधे सिर्फ मुसलमान वोटों पे कोई कैंडिडेट लोकसभा में जीत सके, खास करके अगर मुंबई या 6 सीटों की भी बात करें तो कैसे होगा? सर, मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि मुसलमान कहे कि सिर्फ हमको हमारी कम्युनिटी का वोट चाहिए। ये तो आपने खुद ही कहा ना कि हम कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम अपने समाज को वोट दो। मैं कह रहा हूँ ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम सब संविधान को मानने वाले हैं। मुसलमान सिर्फ अपने वोट से कुछ नहीं बन सकता, इसमें कोई, हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी इब्तिदा है। इसके लिए आने वाले वक्त में हम अलायंस करेंगे और इसके लिए स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। ये हमारी कोशिश है, स्ट्रगल है। नतीजा और रिजल्ट आज तो नहीं निकलेगा, मैं जानता हूँ। एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा और करेंगे और इंशाल्लाह क्या है कामयाबी हासिल होगी। इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा? नहीं, महाराष्ट्र देखिए, में फ़ायदा नहीं, महाराष्ट्र में आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, मिस्टर इम्तियाज जलील जो है, जब 25 साल तक कांग्रेस जो है अपना नुमाइंदा नहीं जीता सकी, जब मुसलमान और वंचित एक प्लेटफॉर्म पे आया तो महाराष्ट्र से एक मुसलमान जीता या नहीं जीता? औरंगाबाद जो अभी संभाजी नगर हो गया है, लेकिन इस बार वंचित और MIM साथ में नहीं है ना। तो हर जगह सामने आमने भी नहीं है। सामने आमने कहाँ है बताइए? MIM के कितने कैंडिडेट बॉम्बे में है? सिर्फ एक कैंडिडेट है, तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा मुसलमानों को? मुसलमान समाज और वंचित समाज अगर एक प्लेटफॉर्म पे आता है, OBC समाज, आज जारंगे पाटिल का जो समाज है वो वोट किसको देगा? आपको लगता है बीजेपी को देगा? वो आपको लगता है कि वो कांग्रेस को देगा? वो अगर देगा तो वंचित समाज को ही देगा, वो मुसलमानों के लिए ही बैठा हुआ है। ये कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, जो स्टडी है हमारी, जो हमने पूरा मुंबई और महाराष्ट्र का दौरा किया है, 2 महीने से हम लोग भटक रहे हैं, गाँव शहर हम लोग जा रहे हैं। आज मन बन चुका है क्या बीजेपी जो है उससे हमारी लड़ाई सिर्फ विचारधारा की है। हमारा कोई उसका पर्सनल बैर नहीं है, विचारधारा की हमारी लड़ाई है, नजरियात की लड़ाई है और डेमोक्रेसी यही है। हम चाहते हैं कि भाई आप डेमोक्रेटिक जो पथ है उस पर आप आ जाइए। कोई मुसलमान बीजेपी को वोट देना चाहे तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, हम किसको रोक सकते हैं? डेमोक्रेटिक राइट है ना उसको, मगर कोई भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा, इसलिए कि वो जो है सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। मुसलमानों का जो बेस जो है वो पीस है, पीस और अमन है और अशांति है। और ये तो अशांति का आप देखिए, इन्होंने अशांति का लफ्ज ही गायब कर दिया बीजेपी वालों ने। आज जो हालात हो गए, यहाँ मनभेद नहीं है, मतभेद है, विचारधारा का मतलब। तो और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कह रहे हैं, सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन मतभेद नहीं है, अब मनभेद हो चुका है। हाँ, नहीं ऐसा आप बताइए, आपका नाम? एडवोकेट सुल्तान खान। आप क्या कहना चाहेंगे? कि जो ये बात हो रही है यहाँ पर कि वोट बढ़ जाएंगे, जब तक आप लोग कोई भी कम्युनिटी हो, जब तक वो मुत्तहिद नहीं होगी, यूनाइट नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप समझ लिए कि आज तक जो मेरी नज़र में है, हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म किसी ने कायम रखा तो मुसलमान वोटर है। आप देख लीजिए, मुस्लिम इलाकों से नॉन मुस्लिम कैंडिडेट कि आप एक गलतफहमी पाल के आप लोग चलते हैं कि मुसलमान ही सेकुलर है। आप देख, मैं बता रहा हूँ, हिंदू बहुतायत है इसीलिए देश सेकुलर है, ये भी एक फैक्ट बात है। नहीं, आप समझ लीजिए। आप मुझे एक एग्जांपल ले दिए जहाँ पे नॉन मुस्लिम इलाके से कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीता हो, और मैं आपको 10 एग्जांपल दूंगा जहाँ पे मुस्लिम इलाकों से नॉन मुस्लिम कैंडिडेट जीत के गया। आप देख लीजिए। वो इसीलिए ना, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट का जितना मुश्किल है खाली मुसलमान वोटों पे, लेकिन वही आप लोग करना चाह रहे हैं। तो जो अभी जीत भी रहा होगा सेकुलर जो कैंडिडेट, वो कहीं ना कहीं हर जगह आप लोग के इस अपील से नहीं, मतलब सेकुलरिज्म से फिर मतलब क्या हुआ? सेकुलरिज्म का मतलब हुआ 4 लाख वोटर है। ये जो पॉकेट है, इसमें 2019 के अंदर 3,60,000 वोटर थे, 39,000 और बढ़ चुके, 4 लाख वोट है। 4 लाख ये और वंचित समाज का भी जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, अगर 2.5 लाख वोट और यहाँ से 2 लाख अगर वोट चले गए तो क्यों नहीं जीतेगा मुसलमान? अगर मगर है, आप लोग के साथ कितने मुसलमान हैं? आप लोग के इतने कितने एनजीओ हैं, कितने लोग हैं उसमें सदस्य होंगे? आप आइए हमारी ऑफिस में, वो डेटा आप बता दीजिए। अभी वो विषय जो है वो हमारा इंटरनल विषय है, आप कार्यालय पे आइए, आपको पता देता हूँ। कितने लोग आप लोग की अपील को मानेंगे, कितने सुनेंगे? उतने तो होंगे नहीं, जित 4 के 4 लाख, तो फिर कैसे परिवर्तन आएगा? मेरा सवाल ये है। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ जी, क्या कहेंगे कि जो मुहिम शुरू की गई है वो खेल बनाएगी या बिगाड़ेगी? मेरे करीब लोगों ने जो भी कहा है, बस मैं इतना ही कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इस उम्मीद में है आप लोग की कारवां बनेगा? जी ज़रूर। ये
नहीं, हम ये लोग अगर आशावादी हैं हम लोग। नहीं सुनिए, जब देश को ज़रूरत थी अंग्रेज़ों को भगाने की, अगर उस वक्त हिंदुस्तानी अगर पुरुम्मीद नहीं होता, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज भी अंग्रेज़ हम पे राज करते और ये देश आज़ाद नहीं होता। तो हम आशावादी थे, आशावादी हैं और आशावादी रहेंगे हम धन्यवाद। हम हैं हिंदुस्तानी। धन्यवाद। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।